guys, welcome to Synopsis IAS. I am Nivedita Datta. I have cleared UPSC Civil Services Mains in 2019. ये है हमारा Prelims 2.0 में Environment Series, जहाँ पे हम आगे हैं lecture number 12 पे, which is Environmental Acts and Policies. This is the second part. First part में हमने काफ़ी सारे जो policies हैं वो already discuss कर लिए थे. For example, we had discussed Environment Protection Act, Wildlife Protection Act, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड हजार्डस वेस्ट के बारे में, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये भी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम आगे बढ़ेंगे विथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. सो लेट्स स्टार्ट. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है वो 2016 में इंट्रोड्यूस किए गए थे. इससे पहले जो था इट वाज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जो कि 2000 में रिलीज़ हुआ था. बट ये जो 2016 के रूल्स हैं इसने इसको रिप्लेस किया है. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के स्टेटमेंट्स में जिसमें आपको बोल देंगे दैट सॉलिड मैनेजमेंट वेस्ट रूल्स रिप्लेस्ड विच एक्ट. ओके, इट कैन गिव यू एनी एक्ट. आपको ये याद रखना है कि पहले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हुआ करता था. अब हमें ये समझना है कि पहले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट था और अब इसको सॉलिड वेस्ट किया है. इससे हम ये डायरेक्टली समझ सकते हैं कि पहले जो था रूल्स इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू म्यूनिसिपैलिटीज़, बट नाउ इट इज़ एप्लीकेबल नॉट ओनली टू म्यूनिसिपल एरियाज बट अपार्ट फ्रॉम दैट it has included urban agglomerations, census towns, notified industrial townships. So the scope of the applicability of this rule has been expanded and municipal areas के बाहर के भी जो areas हैं उनको भी हमने include कर दिया है in this act. Next we'll read some salient features of these rules. So सबसे पहले और सबसे जो important है वो ये है that segregation of waste at source. तो जो सॉलिड वेस्ट है यानी कि हमारे घर का जो वेस्ट है या फिर इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है उसको जो है डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्ट जनरेटर की है, जो जनरेट कर रहा है. आप अपने घर का वेस्ट खुद जनरेट कर रहे हैं तो आप वेस्ट जनरेटर हैं हाउस होल्ड वेस्ट के. सो वेस्ट जनरेटर्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दे हैव टू सेग्रीगेट द वेस्ट एट सोर्स. सो waste generators will segregate their waste into 3 categories. This is also very important कि कितनी categories? 3 categories. कल हमने पढ़ा था बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको कितनी कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है. सो दैट यू शुड रिमेंबर. सो जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो 3 कैटेगरीज में है. और कौन से 3 कैटेगरीज है? सबसे पहले आप रखेंगे बायोडिग्रेडेबल जो है उन चीज़ों को. देन यू विल सेपरेट ड्राई things. For example, you have plastic, paper, metal, wood, all of these dry waste material. And finally we have domestic hazardous waste. For example, we have diapers, napkins और mosquito repellents. ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं hazardous waste में. तो इनको आपको अलग से डिस्पोज करना है, ड्राई चीज़ों को अलग से करना है, एंड वॉट एवर इज़ बायोडिग्रेडेबल अलग से करना है. सो 3 streams are there. Next is that the responsibility is on the manufacturer to dispose sanitary and packaging waste. तो आपने देखा होगा कि काफ़ी बार जो है चीज़ें जब आपको डिलीवर होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैकेजिंग होती है. समटाइम्स प्लास्टिक शीट्स के रैप्स होते हैं, बबल रैप्स होते हैं. तो ये जो पैकेजिंग की चीज़ें हैं और जो सैनिटरी की चीज़ें हैं इन सबको डिस्पोज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मैन्युफैक्चरर की. तो जो बना रहा है ये सारी चीज़ें, पैकेजिंग की चीज़ें या सैनिटरी की चीज़ें, दे हैव टू इंश्योर कि बनाते टाइम ही वो इस चीज़ को भी प्लान करें कि इसको कलेक्ट करके वापस से डिस्पोज ये कैसे करेंगे, या अगर वो रिसाइकल या रीयूज़ कर सकते हैं तो कैसे करेंगे. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर है ये. सो वी अगर मैन्युफैक्चरर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो दे विल हैव टू हैव सम कलेक्ट बैक स्कीम कि वो कैसे इन चीज़ों को कलेक्ट करेंगे वापस से. तो पैकेजिंग वेस्ट के लिए कलेक्ट बैक स्कीम होना चाहिए. देन वी हैव यूज़र फीस कलेक्शन. तो अगर मैन्युफैक्चरर बना रहा है एंड उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्पोज करने की, तो फिर ये एक कॉस्ट लगेगा मैन्युफैक्चरर को. उनको कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे, एक तो यूज़र्स से कलेक्ट करने के लिए, फिर उसको डिस्पोज करने के लिए भी उनको अलग से एक सेटअप करना पड़ेगा. तो इस चीज़ के लिए जो यूज़र्स है यानी कि हम लोग, हमसे फ़ी कलेक्ट किया जाएगा, यूज़र फ़ी, ताकि ये आराम से कलेक्ट बैक स्कीम को भी इम्प्लीमेंट कर सके, डिस्पोज कर सके एंड प्रोसेसिंग कर सके अपनी चीज़ों का.
Then we have to promote the use of compost and waste to wealth. Okay, and waste to wealth जो करना है, that is under Ministry of New and Renewable Energy. तो वी हैव टू नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट करके अच्छे से डिस्पोज करें, एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि हम कंपोस्टिंग ही कर दें ताकि वो वेस्ट वापस से रीयूज़ हो जाए एंड जो हमारा वेस्ट है वो वेल्थ बन जाए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट इस रूल में 2016 के रूल में रिविजन हुआ है पैरामीटर्स का और एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स का. तो पहले जो लैंडफिल साइट है उसकी एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं डिफाइन थी, बट अब इस रूल में जो लैंडफिल के साइट्स है वो एग्जैक्टली बताए गए हैं कि वाटर वाले एरिया से इतना दूर आपको लैंडफिल को रखना है, रेसिडेंशियल एरिया से इतनी दूर रखना है, हाउ मेनी मीटर्स, दैट इज़ मैंशनड. सो एग्जैक्ट लोकेशंस आर मैंशनड. एंड जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है कि अगर आप वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं तो आप वेस्ट प्रोसेसिंग में भी एमिशंस करते हैं, तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी रिवाइज किया गया है. एंड वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी. तो सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी है वही इस सबको जो है इम्प्लीमेंट करेगी एंड ओवरसी करेगी कि जो रूल्स हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो. दिस इज़ हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. ओके, एंड देन वी हैव दैट जो वेस्ट पिकर्स हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जो डस्टबिन्स होते हैं जिसमें पूरे लोकेलिटी का जो है वेस्ट जाता है, वहाँ पे रैग पिकर्स होते हैं, वेस्ट पिकर्स होते हैं जो वहाँ से यूज़फुल चीज़ें कलेक्ट करते हैं एंड देन दे हेल्प इन रीयूज़ एंड रीसाइकलिंग ऑफ दीज थिंग्स. तो इनका जो है आपको फॉर्मल सिस्टम बनाना है बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सो हु हैज़ टू इंश्योर? द स्टेट गवर्नमेंट्स विल इंश्योर दैट अ फॉर्मल सिस्टम इज़ मेड for waste pickers, rag pickers and kabadi walas. Okay, and finally this is a point which is to draw your attention कि कितना बड़ा issue है हमारा solid waste management. So only about 75 to 80% of municipal waste is collected और collected without segregation है. ये segregation तो बहुत कम जगह implemented है. And only 22% of this is processed and treated. कलेक्शन ऑलरेडी कम हो रहा है एंड जो कलेक्टेड है वो भी सेग्रीगेटेड नहीं है, एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न वाई ओनली 28% ऑफ द वेस्ट दैट वी आर कलेक्टिंग इज गेटिंग प्रोसेस्ड एंड ट्रीटेड. Okay, so let's see this question that had come in 2019 prelims. As per solid waste management rules 2016 in India, which of the following statements is correct? Waste generators has to segregate waste in 5 categories. So हमने अभी पढ़ा है कि कितनी कैटेगरीज है. So there were 3 categories. So this statement is incorrect. Next, the rules are applicable to notified urban bodies, notified towns and all industrial townships only. So again हमने पढ़ा था कि इस रूल ने किसको रिप्लेस किया है, तो म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को. तो म्यूनिसिपैलिटीज़ तो हैं ही, उसके अलावा अर्बन एग्लोमरेशंस भी था. सो वी कैन सी दैट यहाँ जो ओनली लगा हुआ है इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया है. Next, let's see this last one. It is mandatory, the part of the waste generator, that the waste generated in one district cannot be moved to another district. So ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट जनरेटेड जो है रहना चाहिए. So again this statement is also incorrect. Now let's see the third statement. The rules provide for exact and elaborate criteria or the definition of sites for landfills and waste processing facilities. तो अभी हमने पढ़ा था पॉइंट 1 कि जो लैंडफिल्स हैं उसके लिए एग्जैक्ट लोकेशंस बताई गई हैं. सो दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ओके, सो द आंसर इज सी. तो आप देख सकते हैं कि कैसे डिटेल में हर प्रोविज़न को समझना ज़रूरी है टू आंसर दिस क्वेश्चन. ये जो टॉपिक है ये आपको हर बुक में मिल जाएगा जो भी आप एनवायरनमेंट के लिए फॉलो करेंगे, बट ओनली इफ़ यू रीड थ्रू दिस यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वही आजकल के एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं. इसलिए इस सीरीज़ का हमारा फोकस ही यही रहा है कि आपको जो एक्ट्स हैं वो पूरे अच्छे से समझ आएँ ताकि जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकें. एम ये नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ लिया है बस ये टॉपिक. ओके, दैट यू हैव कवर्ड दिस टॉपिक. द एम शुड बी दैट यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट. वी हैव ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. तो ये जो है इसने रिप्लेस किया है ई वेस्ट रूल्स ऑफ 2011. इसके बाद ये रिवाइज होकर अब 2016 के रूल्स आए हैं.
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 2016 के रूल्स हैं उसमें पहली बार ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है अपने ई वेस्ट को कलेक्ट करे, डिस्पोज करे, रीयूज़ करे, रिसाइकल करे, वॉट एवर वे इट इज़, बट इट इज़ द प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द ई वेस्ट दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ऑल इंडिया EPR ऑथराइजेशन जो है वो CPCB देगा। दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। तो पहले क्या था, हर स्टेट अपना बताती थी कि क्या नॉर्म्स है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के, स्टेट वाइज अलग अलग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के टारगेट्स दिए हुए थे। But now what has happened is that there is a pan-India EPR authorization, so there is uniformity in how the producers are responsible to collect e-waste. Next is that this is applicable to a lot of more things now. Earlier it was very limited, now we have also extended it to components. पहले पूरा जो था सिस्टम उसी के ऊपर था, ई-वेस्ट जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स पे, बट अब क्या है, कंपोनेंट्स पे भी है, कंज्यूमेबल्स पे भी है, स्पेयर पार्ट्स पे भी है फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। मूविंग फॉरवर्ड देयर इज़ अ डिपॉजिट रिफंड स्कीम, विच मीन्स कि अगर आप प्रोड्यूसर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रहे हैं, हमने सॉलिड वेस्ट में भी देखा था कि जो है हमसे फ़ी कलेक्ट किया जाएगा, यूज़र फ़ी इज़ गोइंग टू बी कलेक्टेड। तो जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसमें ये प्रोविज़न है कि प्रोड्यूसर्स की तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी, बट वेयर इज़ दी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो नहीं है उनके पास, तो वो क्या कर सकते हैं, जब वो चीज़ कोई बेच रहे हैं उसी टाइम पे वो एक डिपॉजिट ले सकते हैं ताकि यूज़र्स को हम पे करेंगे ये डिपॉजिट, सो दैट दे गेट एडिशनल रुपीज़ सो दैट दे कैन डू द रिकलेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट। सो इसी को बोला है हमने डिपॉजिट रिफंड स्कीम। आप जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेंगे तो प्रोड्यूसर आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी डिपॉजिट रिफंड स्कीम। द मोमेंट यू give the product that you have, electronic product that you have bought, when you give it back, then what is going to happen, this refund will be given to you। and इससे क्या होगा कि जो पैसे हैं कलेक्शन के वो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ दैट अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्फन प्रोडक्ट्स की रिकलेक्शन और इनका प्रोसेसिंग ये करेंगे। सो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप नहीं बता सकते कि दिस पर्टिकुलर जो है प्रोड्यूसर ने बनाया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं फिक्स कर पा रहे हैं। दोज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ऑर्फन प्रोडक्ट्स। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑर्फन प्रोडक्ट्स को डिस्पोज करने की? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। ओके, हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक चीज़ पढ़ी थी कि कौन बताएगा कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट कितने हैं, कितना लैंड है, who is going to decide, who was the competent authority? So we had studied that it was Gram Sabha. Okay, so these points are also important. Moving on, let's see. There are certain amendments which were made to e-waste management rules. 2018 में इसका वापस से amendment हुआ है, तो कुछ points देखना ज़रूरी है। amendment क्यों हुआ है? तो ई वेस्ट के कलेक्शन के ऊपर तो हमने 2016 के रूल्स में फोकस कर दिया था, बट वी डिड नॉट फोकस ऑन रिसाइकलिंग। तो जो रिसाइकल करना है ई वेस्ट को, उसके ऊपर फोकस देते हुए 2018 के अमेंडमेंट्स आए हैं। तो इसमें जो है कलेक्शन टारगेट्स उसको रिवाइज किया गया है, कलेक्शन टारगेट्स को इंक्रीज़ किया गया है और न्यू प्रोड्यूसर्स की एक कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले क्या होता था कि जो प्रोड्यूसर्स हैं ओल्ड, उन्हीं के ऊपर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट अब न्यू प्रोड्यूसर्स पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज़ अ न्यू प्रोड्यूसर? तो न्यू प्रोड्यूसर वो लोग होते हैं जिनका जो नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ सेल है, कितने साल से आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो नंबर ऑफ़ ईयर्स इज़ लेस देन द नंबर ऑफ़ ईयर्स जितना वो कंपोनेंट वैलिड है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मोबाइल फ़ोन की लाइफ टाइम 5 ईयर्स है और जो प्रोड्यूस कर रहा है उस मोबाइल फ़ोन को, उसको कंपनी स्टार्ट किए हुए 1 ही साल हुआ है, देन इट इज़ अ न्यू प्रोड्यूसर। बट अगर उसको 6 साल हो गए, यानी कि मोबाइल के लाइफ टाइम से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो दैट पर्सन विल नॉट बी अ न्यू प्रोड्यूसर। तो जो 18 में अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या हुआ है, न्यू प्रोड्यूसर्स को भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस है,
उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो वापस से कलेक्ट करके इसको रिसाइकल करेंगे, तो उनको जो है परमिशन लेनी पड़ती है CPCB से, विच इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट दैट वी हैव टू रिड्यूस दी हजार्डस सब्सटेंसेस। तो इस पे फोकस नहीं था, 2016 के रूल्स में हमने नहीं पढ़ा था कि हजार्डस सब्सटेंसेस को भी आपको कंट्रोल करना है, बट जो 18 के अमेंडमेंट्स है उसमें हमने रिडक्शन इंट्रोड्यूस किया है ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड RoHS प्रोविजंस। एंड इसका जो सैम्पलिंग है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन ये एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आप एग्जाम में पढ़ोगे तो क्वेश्चन पेपर में आपको ये स्टेटमेंट मिला एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस, तो हम कभी कभी तुक्का मार देते हैं, हमें लगता है अरे ये तो ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा, तो ये वैसा वाला ट्रिक स्टेटमेंट है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग शैल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें ये बोला है कि अगर किसी प्रोड्यूसर ने हजार्डस सब्सटेंसेस यूज़ किया है अपने प्रोडक्ट में, तो उसकी जो है सैम्पलिंग और टेस्टिंग के पैसे गवर्नमेंट देगी। तो आप ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वाई शुड द गवर्नमेंट पे, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो प्रोड्यूसर को ही देना चाहिए, बट नो, जो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे, जो हजार्डस सब्सटेंसेस हैं उसके जो स्टैंडर्ड्स है उससे ज़्यादा वो ना यूज़ करे। तो अगर वो कम यूज़ करते हैं तो उसका जो सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग है उसका पैसा इज़ बोर्न बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करेगी उसकी टेस्टिंग। बट अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो फिर क्या होगा, आपको पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन जो कि 2019 में ही आया है। इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कब इंट्रोड्यूस हुआ है एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट कल हमने डिस्कस किया था, उसमें ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट इज़ रिसाइकल्ड प्लास्टिक, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। देन वी हैव ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट अभी हमने पढ़ा है एंड दिस इज़ द आंसर, बिकॉज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2011 वर द फर्स्ट वन जब आपने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था, और उसको रिवाइज किया है हमने 16 एंड 18 के रूल्स में। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन रिसाइकल्ड प्लास्टिक रूल्स, बट व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि इसमें ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है ये ई वेस्ट में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। सो मोस्ट पीपल हैड मार्क्ड रिसाइकल प्लास्टिक एज द आंसर, क्योंकि करंट अफेयर्स में हमने ये पढ़ा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन एडेड इन द प्लास्टिक रूल्स, but the fact was that it was introduced in e-waste management. So this was a tricky question. So let's move forward and see this another question on e-waste. Due to improper indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which of the following are released in the environment as e-waste? तो इसमें जो है आपको ये देखना है कि जो ऑप्शंस है बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, मर्क्यूरी, लेड एंड प्लूटोनियम. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्लूटोनियम इज नॉट अ e-waste. Plutonium is used in nuclear reactors. So uranium, plutonium, so all of these. So उससे आप अगर 7 को eliminate करोगे तो you will get the answer which is B. Okay, so even if you don't know कि क्या क्या यूज़ होता है, आपको ये तो पता होना चाहिए कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम are nuclear active elements which we use in our nuclear reactors. Okay, let's move forward. We have next plastic waste management rules of 2016. सो प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी प्लास्टिक, यानी कि जो जस्ट इंडस्ट्री से बना है, उसका फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी प्लास्टिक। सेकेंडरी प्लास्टिक वो होता है जो प्राइमरी जब यूज़ हो जाता है उसको हम डिस्पोज कर देते हैं, उसको रिसाइकल करके जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्लास्टिक्स। सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। आपने सुना होगा माइक्रो प्लास्टिक्स, क्योंकि अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। एंड नेक्स्ट इज सिंगल यूज़ प्लास्टिक। दिस ऑल्सो हैज़ बीन इन न्यूज़ लास्ट ईयर, क्योंकि हमने बैन लगा दिया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे। तो दोनों ही टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट का मतलब समझेंगे। माइक्रो प्लास्टिक का मतलब होता है जिसका साइज़ है लेस देन 5 मिलीमीटर्स। जो भी प्लास्टिक का साइज इज़ लेस देन 5 मिलीमीटर्स दैट विल बी कॉल्ड माइक्रो प्लास्टिक। एंड ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे प्लास्टिक का यूसेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एंड हमारे ओशंस और वाटर बॉडीज़ में जो है माइक्रो प्लास्टिक्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, जिनको हम माइक्रो बीड्स बोलते हैं। एंड दीज माइक्रो बीड्स आर नाउ फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एक्वेटिक organisms which is leading to a lot of decline of biodiversity of aquatic animals. तो माइक्रो बीड्स जो है वो यूज़ होते हैं यूजुअली इन कॉस्मेटिक्स और जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ये माइक्रो प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये
जब इसका डिस्पोजल हो जाता है तो ये हमारे वाटर बॉडीज़ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जो प्लास्टिक एक ही बार यूज़ हो सकता है उसको आप रिसाइकल करके फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूज़ एंड थ्रो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक। दीज आर डिस्पोजेबल मटीरियल एंड कैन बी यूज्ड ओनली वंस। तो ये बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है। यू कैन सब्सटीट्यूट द यूज़ ऑफ सिंगल वेस्ट प्लास्टिक सो दैट आवर एनवायरमेंट इज कंजर्व्ड. So India has announced that we will eliminate single-use plastic by 2022. Okay, and this was introduced in the Industries Sustainable Summit in New Delhi itself. Moving forward, let's see some of the salient features of plastic waste management. सबसे पहले जो 2016 के ये रूल्स हैं, इसमें रूरल एरियाज़ को भी इंक्लूड कर दिया गया है. पहले सिर्फ अर्बन एरियाज़ होते थे. क्यों अर्बन एरियाज़ होते थे? क्योंकि प्लास्टिक का जो यूज़ है वो रूरल एरियाज़ में इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता था. बट इन 2016 वी हैव रियलाइज दैट अब जो प्लास्टिक का रेंज है दैट हैज़ now gone to rural areas also, and that is why rural areas were also brought under the ambit of plastic waste management rules. Next we have that first time responsibility of waste generators is being introduced. अभी हमने पढ़ा था लास्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी कि वेस्ट जनरेटर्स यानी कि जो जनरेट कर रहे हैं वेस्ट उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए डिस्पोज करने की. तो 2016 के जो रूल्स है उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर प्लास्टिक ऑल्सो. तो प्लास्टिक वेस्ट को भी आपको सेग्रीगेट करना है एट द सोर्स एंड हैंड ओवर दिस सेग्रीगेटेड वेस्ट सो दैट इट कैन बी रिसाइकल्ड. एंड एट द सेम टाइम आपको यूज़र फी भी देना है. जैसे कि सॉलिड वेस्ट में भी हमने पढ़ा था कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कैसे कलेक्ट करेंगे इन चीज़ों को वापस या कैसे इसको प्रोसेस करेंगे. फॉर दैट यू हैव टू पे सम यूज़र फी जो हमारी लोकल बॉडीज़ है एट म्यूनिसिपल लेवल और पंचायत लेवल विल डिसाइड एंड कलेक्ट. नेक्स्ट, extended producer responsibility has also been introduced. Earlier EPR was left at the discretion of local bodies, but now extended producer responsibility has been introduced for plastic waste also. और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था. और जब क्वेश्चन आया 2019 में तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस में है, उन्होंने ये पूछा कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था. दैट इज़ वाई द आंसर वाज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. नेक्स्ट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फ़ी सो दैट वेस्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको हम कर सकें. अगर आप सेग्रीगेट कर दो, अच्छे से कलेक्ट भी कर दो, तो उस कलेक्टेड वेस्ट का आप क्या करोगे? आपको उसको वापस से प्रोसेस करना पड़ेगा और प्रोसेसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. इसलिए देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फ़ी. एंड फाइनली वी हैव टू प्रमोट द यूज़ ऑफ दिस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे आप इस प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में. जैसे कि आप रोड कंस्ट्रक्शन में भी प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं. देन दिस वॉज अगेन अमेंडेड इन 2018 और 2018 के अमेंडमेंट्स देखते हैं. तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें फेज़ आउट करना है मल्टी लेयर प्लास्टिक को विच आर नॉन रिसाइक्लेबल और नॉन एनर्जी रिकवरेबल. तो आपको अगर स्टेटमेंट ये मिला क्वेश्चन का दैट ऑल मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स हैव बीन फेज्ड आउट, सो दिस इज़ रॉन्ग. नॉट ऑल. कौन से मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स आर टू बी फेज्ड आउट? दीज आर द वंस जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, आप इसको वापस से यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. वैसे प्लास्टिक को हम फेज आउट करेंगे. Not all plastic. If it is recyclable, then that plastic it will be used. But phasing out of MLPs which are non-recyclable. नेक्स्ट देयर इज़ अ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ताकि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं या फिर ब्रांड ओनर्स हैं जो भी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में सेंट्रल एक रिपोजिटरी हो जहाँ पे सबकी इन्फॉर्मेशन हो ताकि हम ईजिली जो है प्रोड्यूसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकें कि ये आपने प्रोड्यूस किया है, इसको कलेक्ट करके सेग्रीगेट करके इसको जो है प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोड्यूसर की है. फाइनली वील ऑल्सो हैव अ नेशनल रजिस्ट्री जो कि बताएगा कि प्रोड्यूसर्स को अगर 2 या 3 स्टेट्स में वो है तो फिर कहाँ पे उनको कैसे कलेक्ट करना है उस प्रोड्यूसर को, बिकॉज इट्स वेरी हाई चांसेस कि एक प्रोड्यूसर सिर्फ एक स्टेट में नहीं 2-3 या मल्टीपल स्टेट्स में प्रोड्यूसर दे रहा होगा अपना प्लास्टिक मटेरियल. सो फॉर दैट, फॉर ईज ऑफ प्रोड्यूसर्स वी हैव अ नेशनल रजिस्ट्री सो दैट हम उनको ईजी वे दे सकें, वो ईजिली पे कर सकें अपने
प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एंड फाइनली स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन विल बी देयर फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो कि एक ही स्टेट में अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो फिर उनके लिए स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन होगा। एंड एक्सप्लिसिट प्राइसिंग जो थी कैरी बैग्स की वो ओमिट कर दी गई है। तो पहले क्या होता था, इस रूल के आने से पहले जो लोग थे जो प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते थे, सेलर्स यूज़ करते थे, उनको म्यूनिसिपैलिटी में या फिर अपने लोकल बॉडीज़ को बताना होता था कि हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर रहे हैं फॉर पैकेजिंग, एंड दे हैड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फी। बट अब उनको एग्जेम्पशन मिल गया है बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू फेज आउट द यूज़ ऑफ नॉन रिसाइक्लेबल एंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी हमने बैन कर दिया है। तो अब ये जो प्रोविज़न था कि आपको कैरी बैग्स के लिए अलग से प्राइस देना पड़ेगा लोकल बॉडीज़ को, तो ये जो है ये ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड रूल्स ऑफ 2010। सो लेट्स सी इसके क्या प्रोविजंस है। सबसे पहले इसका एम क्या होगा, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी कैन गेस दैट वेटलैंड्स को जो है प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का, मैनेज करने का जो है ये एम है वेटलैंड रूल्स 2010 का। वेटलैंड की क्या डेफिनेशन है, तो इस रूल में काफ़ी ज़्यादा वाइड डेफिनेशन है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ओके। ड्रेनेज एरियाज़ या कैचमेंट रीजन जो है उसको भी इसने इंक्लूड किया है, यानी कि अगर कोई रिवर है उसका जितना भी ड्रेनेज एरिया है, कैचमेंट एरिया है, उसको भी हम वेटलैंड में कंसिडर करेंगे। बट इट डज़ नॉट इंक्लूड अ फ्यू थिंग्स। विच थिंग्स इट डज़ नॉट इंक्लूड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो रिवर चैनल्स जो है, जो रिवर के लिए चैनल्स बनाए गए हैं सो दैट इट फ्लोज into certain agricultural areas, those are not wetlands. Then paddy fields are not wetlands, जबकि रामसार कन्वेंशन के अंदर हमने पढ़ा था कि paddy fields are under wetlands. Then coastal wetland are also not treated as wetland in wetland rules. क्यों? क्योंकि हमारे पास coastal regulation zone अलग से है, इसलिए कोस्टल एरियाज़ को भी हमने वेटलैंड नहीं कंसिडर किया है। बट जो ड्रेनेज एरिया है, कैचमेंट एरिया है, मैनग्रोव्स है, ऑल ऑफ दैट इज़ अंडर वेटलैंड रूल्स। सो लेट्स सी अ फ्यू की फीचर्स। सबसे पहले जो है इस रूल के अंदर एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाई गई, क्योंकि आप वेटलैंड्स को कंजर्व नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते हैं, आपको स्टेट लेवल पे जाना ही होगा, डिसेंट्रलाइज करना होगा, क्योंकि हर स्टेट के वेटलैंड्स की जो कंडीशन है वो अलग अलग है, तो आप नेशनल लेवल पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। सो दैट इज़ वाई 2010 में गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि वेटलैंड्स जो है उसको डिसेंट्रलाइज करना होगा, आपको स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनानी होगी in every state and union territory, and it is headed by environment minister of the respected state. Next there is a national wetland committee also, जो कि जिसने रिप्लेस किया है सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को, इसकी जगह नेशनल वेटलैंड कमिटी है, एंड दिस इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री, एंड यहाँ पे क्या था, स्टेट वाला जो था वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर था ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट दीज रूल्स प्रोहिबिट दैट आप कन्वर्जन नहीं कर सकते हो वेटलैंड्स एरिया को अपने यूज़ के लिए, या उसको किसी कमर्शियल यूज़ के लिए आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, नॉन वेटलैंड यूज़ के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, किसी तरह का आप एनक्रोचमेंट भी नहीं कर सकते हो अनलेस यू हैव परमिशन, अनलेस इट इज़ फॉर पब्लिक गुड। Then there is going to be a digital inventory so that we can understand कि कहाँ पे wetlands है और उनका क्या status है। तो state level पे जो है ये wetlands के बारे में information दी जाएगी, and at the end we will have a national digital repository which will tell us that which wetlands are there, वहाँ पे क्या resources है, उसका conservation status क्या है। सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन दैट हैड कम इन 2019, एंड काफ़ी ज़्यादा ये डिस्कस्ड क्वेश्चन है क्योंकि हर कोचिंग ने इसका आंसर अलग अलग दिया है इन देयर आंसर की। सो ओनली यूपीएससी विल बी एबल टू डिसाइड कि इसका राइट आंसर क्या है। बट लेट्स सी, द क्वेश्चन इज अंडर रामसार कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो रामसार कन्वेंशन इज़ नॉट अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, इसलिए कोई मैंडेशन नहीं है। अगर किसी ने रामसार साइट एग्रीमेंट साइन किया है तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि गवर्नमेंट को करना ही है प्रोटेक्ट, इट इज़ जस्ट अ कन्वेंशन विच इज़ नॉन बाइंडिंग। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो दैट लीव्स अस विद 2, 3 and 3 ओनली। सो दैट मीन्स 3 इज़ करेक्ट। 3 क्या है, द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 जो अभी हमने पढ़ा था ऑल्सो एनकम्पासेस द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ दी वेटलैंड्स एज डिटर्मिन्ड बाय द अथॉरिटी। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैचमेंट एरिया है उसको भी हमने वेटलैंड में बोला है, बिकॉज वेटलैंड की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। सो 3 इज़ डेफिनेटली करेक्ट।
Now the second statement is the wetland conservation and management rules were framed by the government of India based on the recommendation of Ramsar Convention. So some people think that this statement should be correct क्योंकि हाँ रामसार कन्वेंशन का मेंशन है. अगर आप वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स में जाएंगे, जो गैजेट का नोटिफिकेशन है, एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन्ड है रामसार कन्वेंशन. एंड रामसार कन्वेंशन के अंदर जो हमारे साइट्स हैं, रामसार साइट्स, उनका मेंशन है. बट डज इट मीन कि रामसार कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड हमने ये बनाए हैं? सो आई थिंक द आंसर शुड बी 2, 3, बट द करेक्ट आंसर UPSC only can tell you. Okay, but you can see that how in detail, in depth they are asking. अगर आप सिर्फ रीडिंग करोगे ऑफ शंकर IAS, देन दिस पॉइंट यू विल नॉट फाइंड के वेटलैंड्स और जो है ड्रेनेज एरिया, कैचमेंट एरिया को इंक्लूड किया गया है. एंड इवन इफ़ यू गेट दिस, यू वोंट बी एबल टू रजिस्टर दिस, क्योंकि हम इतने ध्यान से एक्ट्स को नहीं पढ़ते, हम सिलेबस ख़त्म करने के एम से पढ़ते हैं. सो दैट शुड नॉट बी द एम. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कोस्टल रेगुलेशन जोन. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. एंड लास्ट ईयर मीन्स 2019, सो वेरी रेलिवेंट फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. कोस्टल रेगुलेशन जोन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं क्योंकि शैलेश नायक एक कमेटी है जिसने अपने रिपोर्ट सबमिट किए थे, जिसके बेसिस पे कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं इस पे. तो पहले देखते हैं पहले क्या था. कोस्टल एरिया क्या होता है? तो कोस्टल एरिया हमने देखा था कि वेटलैंड में मेंशन नहीं है. कोस्टल एरियाज आर नॉट पार्ट ऑफ वेटलैंड. वाई? बिकॉज अलग से हमारे पास रूल्स हैं कोस्टल एरियाज़ के लिए. कौन से हैं कोस्टल एरियाज? तो विच आर नियर सीज, बेस, क्रैक्स, rivers, backwaters, and these are influenced by high tides and low tides both. So high tides up to 500 meters अगर होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे अ कोस्टल जोन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर तक पानी आ जाएगा हाई टाइड लाइन अगर उनकी 500 मीटर तक है. सो विच इज़ द कोस्टल जोन? किसको बोलेंगे कोस्टल जोन? सो द लैंड बिटवीन द लो टाइड लाइन, यानी कि जब लो टाइड आता है तो पानी जो है पीछे की तरफ जाता है एंड हाई टाइड में बहुत आगे तक जाता है. तो दिस लैंड बिटवीन लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन इज कॉल्ड द जोन ऑफ कोस्टल जोन, विच इज गोइंग टू कम अंडर कोस्टल रेगुलेशन जोन. देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, शैलेश नायक कमेटी है, उसने रिपोर्ट दिया है कोस्टल रेगुलेशन जोन पे, जिसके बेसिस पे कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं. सबसे पहले हम समझेंगे कि कोस्टल जो जोन्स हैं उनको हमने डिवाइड किया है इनटू सर्टेन कैटेगरीज. एक है CRZ1. CRZ1 जो है वो एकदम ही सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जो मैनग्रोव्स हैं, हमारे कोरल रीफ्स हैं, जिनको बायोस्फीयर रिजर्व्स आपने डिक्लेयर कर दिया है, तो वो सारी आएंगी बॉडीज़ अंडर CRZ1. दीज आर वेरी सेंसिटिव. इसके अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है, इसको आपको फुल प्रोटेक्शन देना है. सो नो कंस्ट्रक्शन इज़ परमिटेड इन CRZ1. देन वी हैव CRZ2. सो दीज आर एरियाज़ जो कि थोड़ा CRZ1 के बाद वाले एरियाज़ हैं. यहाँ पे धीरे धीरे जो है म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स आती हैं एंड धीरे धीरे विलेजेस आर ऑल्सो coming up near the coastal zones. So that area is CRZ2. So well established villages are present over here, towns are present over here, those will come under CRZ2. Next we have CRZ3. So these are undisturbed. Okay, they include rural areas and urban areas, but they are also kept undisturbed. जो CRZ जो 1 है और 3 है उसको आपको undisturbed रखना है. बट अभी जो अमेंडमेंट हुए हैं उसने CRZ3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड दिस इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी को कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इस साल के प्रीलिम्स में. सो लेट्स सी के कौन से 2 नए पार्ट्स हैं. सो नाउ वी हैव CRZ3A एंड CRZ3B. सो CRZ3A क्या है? जो डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज़ है वो है A में, और जो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, जिनका पॉपुलेशन कम है, वो आते हैं CRZ3B में. तो जो 3A है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे आप जो एक्टिविटीज़ है कर सकते हैं, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं 500 मीटर्स फ्रॉम हाई टाइड लाइन को. तो जो हाई टाइड लाइन है और लो टाइड लाइन है उसके बीच वाला रीजन था कोस्टल रेगुलेशन जोन, और हाई टाइड लाइन के 50 मीटर बाद आप अपनी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं इन CRZ3A. बट इन CRZ3B क्या है? तो वो 200 मीटर्स तक आपको जाना पड़ेगा. हाई टाइड लाइन से 200 मीटर्स तक आप जाएंगे तो आप वहाँ से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. तो ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली है CRZ3B को. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव CRZ4. तो ये जो है एक्वेटिक एरिया है फ्रॉम लो टाइड लाइन अप टू टेरिटोरियल लिमिट्स. इट इज़ क्लासिफाइड एज CRZ4 और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं
कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर ट्रेडिशनल फिशिंग विच इज़ अंडरटेकन बाय लोकल कम्युनिटीज़। और ये एक प्रोविज़न है कि आप अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट या सॉलिड वेस्ट यहाँ पे डंप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द न्यू नोटिफिकेशन विच केम इन 2018। सो विच आर द फीचर्स? तो जो डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज़ हैं उनको और अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं डेवलपमेंट के लिए। अभी हमने डिस्कस किया था कि CRZ 3A है जहाँ पे पॉपुलेटेड रूरल एरियाज़ के लिए जो लिमिट है वो हाई टाइड लाइन से 50 मीटर्स के बाद से आप डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्रमोशन है। देन CRZ क्लियरेंसेस जो है वो स्ट्रीमलाइंड हो गए हैं। अगर आपको CRZ वाले एरियाज़ में परमिशन चाहिए तो यू डोंट हैव टू फिल डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट देन नेशनल गवर्नमेंट। इट्स नॉट लाइक दैट, इट हैज़ बीन स्ट्रीमलाइंड नाउ। और पहले जो था नो डेवलपमेंट जोन का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट देर इज़ नाउ अ नो डेवलपमेंट जोन। पहले ऐसा होता था कि कोस्टल एरिया के अकॉर्डिंग अगर मैनग्रोव है तो उसके अकॉर्डिंग जो लिमिट है जहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है दैट वाज डिफरेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सी इट वाज डिफरेंट, बे के लिए अलग था। बट अभी क्या हो गया है, देयर इज़ अ नो डेवलपमेंट जोन। ब्लैंकेट लगा दिया है कि 20 मीटर के बाद जो है इन आइलैंड्स आप जो है काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो एक ब्लैंकेट नो डेवलपमेंट जोन बना दिया गया है एंड दिस हैज़ बीन हाईली क्रिटिसाइज्ड। ओके, देन वी हैव ऑल इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ जो है उनको स्पेशल इंपॉर्टेंस दे दी गई है। एंड जो FCI नॉर्म्स है दैट इज़ फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है उसको भी चेंज कर दिया गया है। यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ व्हाट इज़ दिस एंड हाउ इट हैज़ बीन डन। ऑल यू नीड टू नो इज़ दैट फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है एज़ पर करेंट नॉर्म्स हो गया है। पहले जो था 1991 के अकॉर्डिंग जो है हमें मिलता था एंड अभी जो है हमने उसको चेंज कर दिया है सो दैट आप जो है FCI नॉर्म्स करेंट नॉर्म्स, क्योंकि फ्लोर स्पेस इंडेक्स चेंज होता रहता है जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, तो करेंट जो चल रहा है रेट उसके बेसिस पे FCI कर दिया है, नॉट द प्रीवियस वन। एंड पोल्यूशन जो है उसको कम करना है, इस पर स्पेशल फोकस है इन द न्यू नोटिफिकेशन। नेक्स्ट वी हैव नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ अ statutory body and it has been set up under the NGT Act of 2010. So very important, you have to remember कि statutory body है और कौन से एक्ट से, NGT Act से ये आया है in 2010. What is the aim? तो एम ये है कि जो environment से related cases हैं वो एक specific tribunal के पास जाने चाहिए। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे कोर्ट्स में कितनी ज़्यादा पेंडेंसी है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो अगर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएंगे तो वो कभी सॉल्व नहीं होंगे और वो एनवायरनमेंट को डिप्लीशन करेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट वी हैव टू गो टू एन अथॉरिटी जो जल्दी से एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस को सॉल्व करे। और यही एम के साथ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया गया था ताकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो डायरेक्टली NGT में जाए और फास्ट डिस्पोजल हो, और जो हमारे बाकी कोर्ट्स हैं उन पे इसका बर्डन ना आए। वो ऑलरेडी इतने सारे पेंडेंसी से डील कर रहे हैं तो उनके ऊपर एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस की जो है पेंडेंसी ना आए, बर्डन ना आए। दैट इज़ वाई NGT वॉज एस्टैब्लिश्ड। Next we have India has become the third country in the world to have an NGT. So it's very proud that India was the third country जिसके पास एक National Green Tribunal है जो अलग से environment related activities को address करेंगी। और इसमें मेन फोकस यही था कि हमें जल्दी से केसेस को डिस्पोज करना है, तो इसमें ये प्रोविज़न है कि विदिन 6 months ऑफ फाइलिंग NGT को डिस्पोज करना है सारे केसेस को। तो इसलिए जो है हमारा फास्ट डिस्पोजल होगा केसेस का, एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस का। एंड ये जो है इसकी सीटिंग है 5 प्लेसेस पे। कहाँ कहाँ है? तो न्यू दिल्ली जो है इट इज़ प्रिंसिपल प्लेस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव NGT इन भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई एंड दीज आर दी अदर 4। सो टोटल वी हैव 5 प्लेसेस जहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। What is the structure? So we have chairperson, judicial members and expert members. जो chairperson है उसको he is selected by the central government in consultation with Chief Justice of India, and जो judicial members and expert members हैं इनको एक selection committee select करती है। They are selected for a term of 5 years and once you have been a member of NGT you are not eligible for reappointment. So very important that 5 years and not eligible for reappointment होता है। Chairperson is there, judicial and expert members are there. What are the powers and jurisdiction of NGT? So all civil cases जिन पे भी environment से related कोई भी question है that is under the jurisdiction of NGT.
नेक्स्ट, दे आर नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट. ये कैसे करते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ये अपने डिसीजंस लेते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल कोर्ट. नेक्स्ट, एनजीटी का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर दे सकते हैं रिलीफ एंड कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स. तो जो भी विक्टिम है, जो एनवायरमेंटल हैजार्ड के विक्टिम्स है, उनको रिलीफ एंड कॉम्पनसेशन दे सकता है एनजीटी. एंड पेनल्टीज लगा सकता है अगर जो रूल्स हैं, हमने जो इतने सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स एंड रूल्स पढ़े हैं, उनका नॉन कंप्लायंस हो तो पेनल्टी भी लग सकती है. एंड जो विक्टिम्स है उनको कॉम्पनसेशन भी एनजीटी दे सकती है. इम्प्रिजनमेंट इज ऑल्सो अंडर द स्कोप ऑफ एनजीटी. यू कैन गिव एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म अप टू 3 years under NGT, and fine can be as high as 10 crore rupees, and both fine and imprisonment can be done by NGT. जो अपील्स हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि काफ़ी बार यूपीएससी में ये स्टेटमेंट होता है कि अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनजीटी विल बी विथ होम. सो इट लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट, एंड विद इन 90 days जो है इसका हो जाना चाहिए डिस्पोजल ऑफ द केस. सो एनजीटी में अगर आपने एप्लीकेशन डाला कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है या कोई रूल ब्रेक हो रहा है, तो विद इन 60 days जो है एनजीटी को एक ऑर्डर दे देना होगा, कोई डिसीजन ले लेना होगा. एंड आफ्टर दैट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, आप कहाँ अपील कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं. और आपके अपील करने के 90 days तक, विद इन 90 days ये जो है केस सॉल्व हो जाना चाहिए. सो वी हैव टू डू फास्ट डिस्पोजल ऑफ दीज केसेस. So this is a question that had come on NGT. National Green Tribunal Act 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India? तो पहला है right to healthy environment constructed as a part of right to life under Article 21. Next, provision of grants for raising the level of administration in scheduled areas for the welfare of scheduled tribes. So scheduled tribes या tribal areas के लिए कोई provision नहीं है NGT में. Next, powers and functions of ग्राम सभा as mentioned under Article 243. So again ग्राम सभा के बारे में भी कोई mention नहीं है NGT में. So what it is, तो NGT इसलिए है कि जो हमारा environment है वो healthy रहना चाहिए क्योंकि we have a right to life. So fast disposal होने चाहिए cases का. So the answer for this question was 1 only. सो एनजीटी जो है सिविल केसेस को डील करती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. तो कौन से लॉज के अगेंस्ट आप एनजीटी में जा सकते हैं? ऐसे नहीं है कि किसी भी लॉ के अगेंस्ट आप बोल देंगे कि नहीं ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉ है और ये हमारा एनवायरनमेंट जो है हैम्पर हुआ है तो यू विल गो टू एनजीटी. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर आर 7 laws विच हैव बीन डिफाइंड, जिनका अगर वायलेशन होगा तो आप एनजीटी में जा सकते हैं. तो विच आर दो 7 laws? वी हैव वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट, Forest Conservation Act, Air Prevention and Control of Pollution Act, and then we have Environment Protection Act, Public Liability Insurance Act and Biodiversity Act. तो जो हमने डिस्कस किए हैं वो आपको याद रहने चाहिए. वी हैव बायोडाइवर्सिटी एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाटर और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक्ट, एंड वी हैव फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. Let's move to the next one. Now we have the ozone depleting substances rules. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है ओजोन डिप्लीशन इन डिटेल कि कैसे ओजोन होल बनता है, पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स का क्या रोल है ओजोन डिप्लीशन में, कैसे होता है, क्या हमारा रिएक्शन होता है वहाँ पे, और क्यों ओजोन होल बना था, कौन सी चीज़ों से ओजोन होल बना था. एंड 2019 में नासा ने जो है डिक्लेयर किया है कि ओजोन होल हैज़ बीन द स्मॉलेस्ट इन ऑल दीज ईयर्स. सो ऑल ऑफ दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब देखते हैं कि इंडिया में क्या रूल्स हैं रिगार्डिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. तो जो है ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रूल, दिस हैज़ बीन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. नेक्स्ट इज दैट अ डेडलाइन हैज़ बीन सेट फॉर फेजिंग आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. तो जो भी हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उन सब पे जो है एक फेजिंग आउट लगा दिया गया है. उनको हमें फेज आउट करना है एज सून एज पॉसिबल. Next, we have prohibited the use of CFCs. So we had discussed कि CFCs are the main culprit जिसकी वजह से जो है हमारा ओजोन होल बना है. So CFCs को जो है उसको हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है in 2003 itself. But there is an exception. So if you have a statement in exam that all CFCs have been banned, so that is not correct. कौन सा CFC हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, अगर वो इन्हेलर्स में यूज़ हो रहा है या फिर कोई मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो फिर वो CFCs अभी भी यूज़ हो रहे हैं. बट वी हैव प्रोहिबिटेड अदर देन मेडिकल यूज़, ऑल CFCs हैव बीन प्रोहिबिटेड. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ हेलोन्स हैज़ ऑल्सो बीन प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट, अगेन एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर. तो अगर आपको ऐसे बोलेंगे कि ऑल दिस थिंग हैज़ बीन, एनीथिंग हैज़ बीन बैंड, सो दैट विल नॉट बी राइट. एक्सेप्ट
इन सर्टन एसेंशियल यूज़ होगा. सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी हमने पढ़ा प्लास्टिक वेस्ट में कि इट हैज़ बीन बैंड, बट इट डज़ नॉट मीन ऑल हैज़ बीन बैंड. व्हाट हैज़ बीन बैंड? ओनली एक्सेप्ट एसेंशियल यूजेस. अगर मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो उसको हमने बैन नहीं किया है. Methyl bromide was allowed till 2015, but this also has been now discontinued. And HCFCs पे हमने फोकस किया था कि CFCs की जगह आप HCFCs यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ करें. दिस डज नॉट कॉज ओजोन होल, बट व्हाट इट कॉजेज, ये कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग. सो दैट इज़ वाई हमें इसको यूज़ करना है, बट इंटरिम यूज़ करना है ताकि हम CFCs को रिप्लेस करें. एंड इट इज़ अलाउड टिल 2040. तो 2040 के बाद आपको HCFCs को भी यूज़ जो है छोड़ना पड़ेगा. सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ इन डिटेल. नाउ आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर ऑल प्रीलिम्स क्वेश्चंस जो भी इन सारे एक्ट से आएंगे. So the next lecture we are going to try to understand some international environmental conventions. काफ़ी सारे conventions हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारे questions आते हैं. So we will try and discuss this in our next class. Thanks for watching. See you in the next lecture.